नमस्कार दोस्तों, डी के इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, साथ ही साथ ओम के नियम को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए चलते हैं, समझते अपने टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक्स है हमारा, वो है विद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए। तो इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है तथा प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, का वह गुण जो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल को उत्पन्न करता है विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कूलॉम होता है, और कूलॉम को हम हमेशा C से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, जैसा लिखा है वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि जो विद्युत आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच एक उत्पन्न होने वाला बल होता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश को समझने के लिए एक तरीका और है। ये जो हमारा विद्युत आवेश होता है इसमें दो मुख्य बिंदु होते हैं। पहला है जो एक समान आवेश हो, यानी एक समान आवेश से या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। एक समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर फेंकते हैं। प्रतिकर्षण और आकर्षण आप चुंबक में भी पढ़ चुके होंगे। तो अगर एक समान आवेश होगा यानी या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं दोस्त, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार अगर असमान आवेश हो, असमान आवेश से मतलब है हमारा या तो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, एक कूलॉम आवेश में 6.24 गुणा 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक कूलॉम आवेश की संरचना करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। अब दोस्तों, अब जो हमारा अगला है वो है ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं, या ओम के नियम को समझाइए, या ओम का नियम का सत्यापन कीजिए। सभी क्वेश्चन का आंसर एक ही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। तो इसमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में परिपथ में विद्युत धारा यानी I, विभवांतर यानी V, प्रतिरोध यानी R के बीच में एक नियम स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। दोस्तों, यह है हमारा नियम। विद्युत धारा यानी I, विभवांतर यानी V और प्रतिरोध यानी R के बीच में एक संबंध को बताता है कि इनके बीच में कौन सा संबंध है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ की सभी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं से तात्पर्य जब कोई भी परिपथ चले और उसमें क्या हो, वह अपने आप उत्पन्न हो जाए, जैसे कि ताप और दाब, तो वह भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। इत्यादि क्या की जाए, स्थिर रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती एवं प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने से तात्पर्य यह है, यदि किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वह किसके समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जहाँ पर विभवांतर बढ़ेगा वहाँ पर हमारी विद्युत धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी जहाँ पे विभवांतर हमारा यानी V बढ़ेगा, तो वहाँ पे विद्युत धारा क्या होगी, वह भी बढ़ जाएगी। और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ पे हमारा प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध हमारा क्या होगा, घट जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी,
लेकिन प्रतिरोध हमारा वहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। ओम के नियम को समझने के लिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के माध्यम से हम ओम के नियम को समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक फिक्स मान का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक परिवर्ती मान का प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। एक बैटरी संयोजित है इसमें और एक स्विच लगा हुआ है, स्विच और साथ साथ में एक एमीटर लगा हुआ है। दोस्तों, स्विच को और एमीटर को हमेशा हम परिपथ के श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं। तो दोस्तों, इस परिपथ में कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम क्या करें, प्रतिरोध को क्या करें, अगर बढ़ा दें तो वहाँ पे हमारा ये जो विभवांतर है यानी वोल्टेज है और धारा है यानी आई है, ये दोनों क्या होंगी, कम हो जाएंगी यानी घट जाएंगी। और जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रतिरोध का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हमेशा वोल्टेज और करंट के बढ़ने से वहाँ पे प्रतिरोध हमेशा कम हो जाता है, इतना हमें दिमाग में बैठा के रखना है। और जहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों कम हो जाते हैं। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है और इस डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो वोल्टेज है वो अनुक्रमानुपाती होता है I के, यानी V अनुक्रमानुपाती I। और जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक क्या आ जाता है हमारे पास, नियतांक। और वो नियतांक इसमें क्या आया है, वो आया है R एक इसमें क्या आया है, नियतांक है यानी वह प्रतिरोध है। तो एक और सूत्र जो है इसका V = I × R। इसके बाद एक और सूत्र होता है I = V/R। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है, और नहीं तो इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, ऊपर होता है V और नीचे होता है I और इसके अंदर हो जाएगा R। तो V = क्या होता है, तो बता सकते हैं कि I × R। I = क्या होता है, तो बता सकते हैं V/R। और R = हम बता सकते हैं कि V/I। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। दोस्तों, ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर यानी जो V है, इसका जो मान है वो है 50 वोल्ट, और परिपथ में प्रवाहित धारा यानी I का मान है वो है 2 एम्पियर। तो परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R हमें निकालना होता है। तो हम R इस सूत्र से निकालते हैं कि हम जानते हैं R बराबर जो होता है हमारा वो होता है V/R। तो यहाँ पे हम R निकालने के लिए क्या करेंगे, V का मान है हमारे पास 50, तो हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं और बटे में 2 कर देंगे और काटेंगे इसको, तो कितना आएगा, ये 25 आएगा। और प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 25 और यहाँ पे ओम का निशान बना देंगे। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। यानी हमें समझना है श्रेणी क्रम संयोजन क्या है और समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो परिपथ में प्रतिरोध को हम निम्न प्रकार से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। कहीं कहीं पे श्रेणी क्रम में कर देते हैं, कहीं पे समांतर क्रम में कर देते हैं, और कहीं कहीं पे श्रेणी एवं समांतर दोनों में कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा होता है। क्या होता है, एक प्रतिरोध होगा, इसका अंतिम सिरा यानी ये मान लो B पॉइंट है, एक और प्रतिरोध होगा, मान के चलो कुछ इस तरीके से, इसका ये A हो गया। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक का अंतिम और दूसरे का प्रारंभिक, ऐसे जुड़े होते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है एवं धारा प्रवाह का मार्ग
एक ही होता है तथा सभी विभवांतर का जो योग है वो कुल विभवांतर के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक चित्र दर्शाया गया है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यहाँ पे हम देखते हैं टोटल वोल्टेज है इसमें, और यहाँ पे I इसमें प्रवाहित हो रही है, यानी धारा प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि एक प्रतिरोध जैसे ये है तो इसका अंतिम सिरा ये है, और एक प्रतिरोध ये है तो इसका प्रारंभिक सिरा ये है। तो ये दोनों कैसे होते हैं, एक का अंतिम होता है और दूसरे का प्रारंभिक होता है। तो ऐसे संयोजित होते हैं और इस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये सीरीज ऐसी आगे तक चली जाती है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी इसी में कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी पहले प्रतिरोध की बात करें तो इसका जो विभवांतर होगा वो V1 मतलब अलग मिलेगा। इसके बाद दूसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा तो इसका जो विभवांतर होगा वो अलग मिलेगा, यानी V2। इसके बाद तीसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर होगा वो अलग मिलेगा, यानी V3। लेकिन इन तीनों विभवांतर का जो योग होगा वो कुल विभवांतर के बराबर होगा, यानी ये जो हमारा VT होगा वो बराबर होगा हमारा V1 प्लस V2 और प्लस V3, इन तीनों के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुल विभवांतर इसका जो है V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल वोल्टेज निकालना हो। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे वो कुल वोल्टेज के बराबर आता है। यानी कहने के लिए अगर इसी परिपथ में टोटल वोल्टेज का मान होता 6, टोटल वोल्टेज का मान होता कितना 6, मान के चलते इसने 2 वोल्ट ले लिया, इसने 1 वोल्ट ले लिया, इसने 3 वोल्ट ले लिया। तो जब आप इन तीनों का योग करते यानी जोड़ते तो कितना वोल्ट आता, वो 6 वोल्ट ही आंसर आता। तो 2 और 1 3 और 3 6। इसके बाद अगर हमें प्रत्येक प्रतिरोध का क्या करना हो, विभवांतर निकालना हो, यानी V1 निकालना हो, तो V1 निकालने के लिए हम इसमें देखते हैं V1 निकालना है हमको। तो V निकालने का जो हम ओम के नियम से जानते हैं क्या होता है, I इंटू R। जबकि हम V1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम R1 प्रतिरोध से निकालेंगे। इसी प्रकार अगर हम V2 निकालेंगे इसका, तो V2 निकालने के लिए जो सूत्र होगा वो I इंटू यहाँ पे R2 करेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसी का V3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा I इंटू R3। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा अगर V1 निकालते हैं तो वो R1 से ही निकालेंगे, V2 निकालेंगे तो वो R2 के साथ निकालेंगे, और V3 निकालेंगे तो वो R3 के मान से निकालेंगे। और इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या है, वो सेम है, इसलिए हम I को क्या करेंगे, कॉमन लेके चलेंगे। तो क्रम से हमने V1, V2 और V3 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे देखिए V1 का जो है वोल्टेज है वो I इंटू R1 है, V2 का है वो I इंटू R2 है, और V3 का जो है वो I इंटू R3। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों VT को वैसे ही लिखा रहने देंगे। यहाँ पे देखिए हम तीनों में क्या हो रही है, I कॉमन मिल रही है, यानी इसमें भी I कॉमन है, इसमें भी I कॉमन है और इसमें भी I कॉमन है। तो I को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, I से I को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये कट जाएगा। I से I कटा तो यहाँ पे R1 बचेगा। ऐसी इस I से ये वाली I कट जाएगी तो ये R2, इस I से ये I कट जाएगी तो केवल R3 बचेगा। अब इसके बाद या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब VT को हम ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू होता है I इंटू R। जबकि अगर हम टोटल प्रतिरोध निकालते हैं तो ये टोटल रेजिस्टेंस से निकलेगी। या ऐसे नहीं निकालना तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर VT रहा अपनी जगह और इस I को भेज दें इसके नीचे, और ये बराबर किसके होता है, V बटे I किसके बराबर होता है, ये R के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे टोटल वोल्टेज है तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध होना चाहिए, तो यहाँ पे हम RT भी कर सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या करते हैं, या तो इस I को I से काट दो, या इस तरीके से सॉल्व नहीं करना तो इसको हम इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो
हमारा अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल हमारे पास RT, और अंदर बचेगा जो बचेगा वो R1, R2 और R3। तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि हमें किसी परिपथ में यानी प्रत्येक प्रतिरोध का व्यवहांतर निकालने को बोल दिया जाए, या V2 का मान क्या होगा, V3 का मान क्या होगा, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर V1 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V1 निकालने के लिए हम R1 से निकाल देंगे, V2 निकालना हो तो हम IR2 से निकाल देंगे, और V3 निकालना हो तो IR3 से निकाल देंगे। इसके बाद हमारा अगला संयोजन है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोध का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक ही सप्लाई स्रोत से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, यानी एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, वह हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर एक ही होता है एवं धारा प्रवाह का मार्ग अलग अलग होता है, एवं सभी धाराओं का जो योग है वो कुल धारा के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, धारा को लेके सॉल्व करेंगे। हमने श्रेणी क्रम में क्या किया था, वोल्टेज को लेके सॉल्व किया था। इसमें हमारी धारा बट रही है तो धारा के मान को लेके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस परिपथ के माध्यम से समझते हैं। समांतर क्रम संयोजन में आप देखिए, यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 क्रमशः समांतर क्रम में संयोजित है और एक ही बिंदु से ये जुड़े हुए हैं। इस संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर एक ही होता है, क्योंकि हम विभवांतर नापने के लिए हम वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अगर वोल्ट मीटर लगाएं तो जो R1, R2 और R3, अगर R1 का जो वोल्टेज है वही R2 का होगा और R3 का होगा, क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु से जुड़े हैं और एक ही प्रकार के ये वोल्टेज ले रहे हैं। इसमें बट क्या रही है, धारा। यानी अगर एमीटर लगाना हो हमें तो यहाँ पे हम I1 नापने के लिए अलग एमीटर लगाएंगे, I2 निकालने के लिए अलग एमीटर लगाना पड़ेगा और I3 निकालने के लिए हमको अलग एमीटर लगाना पड़ेगा। इसमें क्या बढ़ती है हमारी, क्योंकि धारा बढ़ जाती है। और इन धाराओं का योग यानी I1 प्लस I2 और प्लस ये जो I3 होती है, ये किसके बराबर होती है, ये कुल धारा यानी IT के बराबर होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें ये जो हमारी टोटल विद्युत धारा है वो क्या है, IT बराबर जो होती है वो किसके बराबर होती है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अगर हमको I1 निकालना हो, किसी भी परिपथ में I1 निकालना हो, तो अभी हम जैसे वोल्टेज यानी विभवांतर ज्ञात कर रहे थे, अगर V1 निकाल रहे थे तो क्या ले रहे थे, हम R1 ले रहे थे, V2 निकाल रहे थे तो R2 ले रहे थे। इसी प्रकार इस परिपथ में भी अगर हमें I1 निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, R1 लेंगे। और हम जानते हैं कि I बराबर ओम के नियम से क्या होता है, V/R। अगर I1 निकालेंगे तो हम क्या ले लेंगे, R1। इसी प्रकार I2 निकालेंगे तो I2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, V/R2। और इसी प्रकार अगर हम I3 निकालेंगे तो I3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V/R3। तो हम I1, I2 और I3 की जगह क्या लिख सकते हैं, V/R1, V/R2 और V/R3। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सी चीज़ क्या हो रही है, कॉमन आ रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारी कॉमन कौन सी चीज़ है, V सभी में क्या है, कॉमन है, यानी क्योंकि विभवांतर सबका एक ही होता है तो V को हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो V को हमने यहाँ पे क्या किया, कॉमन लिया। तो V से V कटा तो ऊपर कुछ नहीं यानी 1 बचेगा, तो ये 1/R1। और फिर V से V कटा तो फिर ये 1/R2, फिर V से V कटा तो 1/R3। अब क्या करेंगे, या तो इसको फिर से वैसे ही करेंगे, 2 तरीके से, जैसे हमने बताया था 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसको हम अगर IT निकाल रहे हैं तो अगर हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है, V/R। और IT निकाल रहे हैं तो हमारी वो कुल प्रतिरोध से निकलेगी, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हम V/RT भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये V से ये V कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो RT बस बचेगा और ऊपर 1 बचेगा इसके। और अगर ऐसे ही नहीं निकालना तो हम जानते हैं अगर ये जो V है, ये हमारा जो V है इस I के बटे में आ जाए, अगर I बटा क्या हो जाए,
VT हो जाए, I/VT, तो ये गलत है। और हम ओम के नियम से जानते हैं कि हाँ VT/I हो सकता है, ये हमारा ओम के नियम से होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और VT/IT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/RT लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी अगर इसको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। और 1/RT बराबर जो होता है वो होता है 1/R1, 1/R2 और प्लस 1/R3। इसको हम इस तरीके से समांतर क्रम संयोजन का हम सूत्र लगा सकते हैं।